अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालिया के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। रमज़ान के लिए मुकम्मल प्लान तैयार है। आज एक 20 नुकाती लाएअमल सामने आया है हुकूमत और उलमा की मुश्तरका काविश से। उसके हवाले से हम बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। उसके बाद कोरोना से लड़ते साइंस, सियासत और मजहब, हर शोबा, हर तरीक़ेकार अपना उसका मुख्तलिफ होगा, लेकिन इस वक्त सबका दुश्मन एक ही है और वो है ये एक वायरस। आखिर में बात होगी बरतानिया का अपने शहरियों के लिए एक खुसूसी मिशन। जो बरतानवी शहरी है, पाकिस्तान में रहते हैं, वो जल्द अपने मुल्क लौट पाएंगे। वो कैसे होगा, इस पर बात होगी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। आगाज़ करते हैं। ममलिकत आरिफ अलवी साहब ने आज ऐलान किया 20 नकाती जो मुआहिदा है तय पाया है, एक लाए अमल है। रमज़ान में किस तरीके से मुसलमानों ने तरावी नमाज और ये तमाम मामला जो है इनको कंडक्ट करना है, क्या कहा सदर मोहतरम ने, जरा बात सुनिए जी। सूबाई हुकूमतें, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इन सब के सब जगहों से जो गुफ्तगू हुई, उसके बाद एक मुश्तरका एलामिया तैयार किया गया है जिसमें 20 नुकात पर वो है मौजूद। अगर रमज़ान के दौरान हुकूमत ये महसूस करे कि इन एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं हो रहा है या मुतासरीन की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ गई है, तो हुकूमत दूसरे शोबों की तरह मसाजिद और इमाम बारगाहों के बारे में फैसले पर नजरसानी करेगी। आप प्लीज ये जो तय शुदा चीजें हैं कि क्या आपने प्रिकॉशंस लेनी है, इसके ऊपर सब अमल करें। अपने मेहमान का मैं आप पर तारुफ करा दूं। पीर नूरुल हक कादरी साहब, वफाकी वजीर मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहब हमआहंगी, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं वो जो 20 नकात हैं जल्दी से आपको बता देना चाहती हूँ वो क्या है, ताकि तमाम जो लोग हैं वो उससे आगाह हो जाएं जो जिस बात पर आज सबका मुआहिदा हुआ है जी। पहला नुकता ये है कि मसाजिद और इमाम बारगाहों में कालीन या दरियाँ ना बिछाई जाएं। अगर कच्चा फर्श हो तो चटाई बिछा सकते हैं। घर से जाए नमाज लाना बेहतर होगा। उसके बाद चौथा पॉइंट है क्लोरीन के जरिए मसाजिद को धोया जाए। पांचवा नुक्ता है मस्जिद का सहन हो तो सहन में नमाज पढ़ाई जाए। छठा नुक्ता है सड़कों और फुटपाथ पर नमाज पढ़ने से इज्तनाब करें। सातवां नुक्ता नमाज से पहले और बाद में हजूम लगाने से परहेज करें। 50 साल से जायद उम्र, नाबालिग बच्चे और खांसी, नज़ला, बुखार से मुतासर अफराद मस्जिद में ना जाएं। नवा नुक्ता है कि सफ बंदी का एहतमाम ऐसे किया जाए कि दो नमाजियों के दरमियान 6 फुट का फासला हो। 10वां मास्क पहनना लाजमी करार। 11 किसी से बगलगीर ना हो, ना हाथ मिलाएं। 12वां नुक्ता चेहरे पर हाथ ना लगाएं। 13वां नुक्ता वुजू घर में करें। 20वां नुक्ता यह है कि 20 सेकंड तक हाथ साबुन से धोएं। ये 13वें नुक्ते में ही आ रहा है। उसके बाद 14वां जो आएगा वो है मौजूदा हालात में बेहतर होगा कि घर पर एतकाफ बैठें। 15वां पॉइंट ये है कि मस्जिद में इज्तिमाई सहरी और इफ्तारी की ममानियत है। 16वां नुक्ता ये है कि मसाजिद में कमेटियां बनाई जाए जो तजावीज़ पर अमल यकीनी बनाए। 17वां नुक्ता ये है कि मस्जिद और इमाम बारगाह की इंतजामिया सही फासलों के मुताबिक निशानात लगाएं। 18वां नुक्ता मस्जिद और इमाम बारगाह की इंतजामिया, ज़िली इंतजामिया और पुलिस के साथ रब्ता रखें। 19वां जो पॉइंट है वो ये है कि मसाजिद और इमाम बारगाहों को इंतजामिया जो है इन एहतियाती तदबीर के साथ मशरूत इजाजत दे रही है। 20वां और सबसे अहम जो नुक्ता है वो ये है कि अगर हुकूमत ये महसूस करे कि इन एहतियाती तदबीर पर अमल नहीं हो रहा या मुतासरीन की तादाद बढ़ रही है तो हुकूमत इस हवाले से फैसले पर नजरसानी कर सकती है। हुकूमत के पास ये भी इख्तियार है कि वो मुतासरा मखसूस इलाकों के लिए अहकामात और पॉलिसी बदल सकती है। सो वो एक कंसेंसस है तमाम लोगों का इस पर, लेकिन फिर भी कुछ इसमें सवालात हैं, कुछ खदशात हैं, कुछ अंदेशे हैं। कादी साहब, आपको इसलिए हमने यहाँ पे आज दावत दी है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि जो कंसेंसस है इस तक हम पहुँचे कैसे हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है ऐलान हो जाता है, फिर हर किसी के अपने कंसर्न्स होते हैं। वो कभी प्रेस रखी कर देंगे या वैसे बता देंगे जी कि हमने ये कहा लेकिन चले हो गया तो ऐसे हो गया। ये 20 नकात पे कंसेंसस में कौन कौन शामिल था? तमाम सूबे शामिल थे? इंतजामिया सबकी सबसे गो हेड लिया आपने? जी शुक्रिया मारिया साहिबा। और आज मेरे ख़्याल में ये यूँ समझूँ कि उलमा का बाकी इंतज़ामी इकाइयों को, सूबों को एक तरफ करे, उलमा का एक चीज़ पर एक नुक्ते पे जमा होना, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र की और चीदा लीडिंग रोल वाले जो उलमा हैं जिनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है वो सारे उसमें मौजूद रहे। प्रोविंशियल कैपिटल्स में, इस्लामाबाद में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में। और हमने इसके लिए एक बहुत सिर हासिल किस्म की गुफ्तगू की, मुशावरत की, रिहर्सल की, सूबों के साथ, चीफ मिनिस्टर्स के साथ, चीफ सेक्रेटरीज़ के साथ, प्रेसिडेंट के ऑफिस ने, मेरे ऑफिस ने, मैंने बज़ात खुद
علماء کے ساتھ ان کی بھی پوائنٹ آف ویو کو بار بار میں نے سنا، ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی، خود بھی ان کی جو نقطہ نظر ان کا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تو اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کو بھی جو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا، اس کل ان کے ساتھ بھی میری تفصیلی اس پہ ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم نے ان ریٹن ان کی صوبوں کے، چاروں صوبوں کے، گلگت بلتستان کے، اسلام آباد کے فیڈرل ٹیریٹری، آئی سی ٹی کے انتظامیہ کے اور آزاد جموں کشمیر کے جو سفارشات ہے اس کے مطابق علماء کرام کی 3 گھنٹے کی ہماری آج کی نشست تھی، تو وہ کر کے اس نتیجے پہ یہ 20 نکات کے جو SOPs ہے اس پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ سر، اس میں جو تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ہیں وہ بھی آن بورڈ ہیں؟ میں سندھ کی بھی خاص طور پہ بات کر رہی ہوں، پنجاب، KP کے، بعد میں کوئی بدمزگی نہ ہو یا کوئی اختلافات نہ ہو، وہ سب اس پہ اگری کرتے ہیں؟ انہوں نے آپ کو؟ جی، وزراء اعلیٰ سے بات بھی ہوئی ہے اور چیف منسٹرز کی طرف سے ایک نمائندہ، جیسے سندھ کا چیف سیکرٹری اس میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر خود بیٹھا ہوا تھا، پنجاب کا چیف سیکرٹری گورنر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بلوچستان کا ہوم سیکرٹری اور گورنر بیٹھے ہوئے تھے، آزاد کشمیر کا چیف سیکرٹری اور صدر بیٹھے ہوئے تھے، گلگت بلتستان کا چیف سیکرٹری اور گورنر بیٹھے تھے۔ تو صوبائی حکومتوں کی بھی نمائندگی تھی اور علماء کو بولنے سے پہلے ہر سٹیشن پہ ہم نے وہاں کی صوبائی حکومت کی نمائندہ کے جو خدشات یا جو ان کے تحفظات ہیں وہ سنے۔ ادھر اسلام آباد میں ہم نے جو اسپیشل اسسٹنٹ ہے پرائم منسٹر کے ڈاکٹر ظفر مرزا، ان کو سنا، انہوں جو فگر بنایا ہم نے ان کو بتایا کہ ریئل سچویشن جو کرونا کے حوالے سے ہے، علماء کو اس کے حوالے سے اگر وہ کوئی رائے دیتے ہیں تو پہلے ان کو متنبع ضرور کرے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ بڑھتا ہے، پھیلتا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ ساری ذمہ داری جو لوگ زائرین پہ اور تبلیغی جماعت پہ ڈالتے اگلے دن پھر کہیں گے کہ مسجد تراویح کی وجہ سے ایسا ہوا۔ یہ سارا ہم نے ان کو پہلے سے منظر بتا دیا۔ انہیں معلوم ہے کہ خدا نخواستہ حالات اگر بگڑیں تو پھر احساس ذمہ داری ان کا بھی ہے، یا آپ نے کلیئر کر دیا؟ بالکل کلیئر کر دیا ہے۔ لیکن اثر اگر جو بھی خدا نخواستہ اگر ایسا ہوتا ہے، ذمہ داری تو آخر میں ریاست پر ہی آئے گی۔ میں آج دیکھ رہی تھی وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے تھے خود کہ 15 سے جو 25 ہے اگلے مہینے کی مئی، اس میں ہم بڑا پریشر ہمیں لگتا ہے کہ آئے گا، تو اس سے فوراً پہلے لوگ ابھی بھی دنیا بھر میں نہیں کھول رہے مکمل طور پہ عبادت گاہیں، چاہے وہ کسی بھی مسجد سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، تو یہ وائز موو ہے؟ ویسے اس میں جو آخری پوائنٹ ہم نے رکھا ہے اور وہ بھی سب کی مشاورت سے رکھا ہے، وہ ہمیں بہت زیادہ حد تک اسٹیٹ کے اور حکومت کے حق میں جاتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ان SOPs پہ عمل نہیں ہوتا کہیں پہ، جزوی طور پر یا کلی طور پر، یا یہ سمجھا جائے کہ اب تو بہت خطرناک حد تک یہ بیماری اور یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے یا کسی خاص ایریا میں پھیلتی جا رہی، تو اس ایریا کے لیے پالیسی پہ نظر ثانی کر دیا جائے گا، اور اگر پوری ملکی سطح پر یا ایک صوبے کے لیول پر ہے تو وہاں کے لیے ان SOPs پر نظر ثانی حکومت کرے گی اور ایک نئی پالیسی جو ہے وہ وضع کرے گی مساجد، تراویح اور نمازوں کے حوالے سے۔ اچھا، خدشات کیا ہیں آپ کے؟ کیونکہ جو اس کے بارے میں سب سے بڑی بات کی جاتی ہے کہ جب مسجد نبوی میں ابھی تک سعودی حکومت نے فیصلہ نہیں کیا، خانہ کعبہ کے بارے میں سعودی حکومت نے یہ بات طے کر لی ہے کہ نماز، اعتکاف اور یہ جو باجماعت چیزیں ہیں یہ نہیں ہوں گی، اپنے اپنے گھر کے اندر ہوگی، وہاں ریاست نے فیصلہ لے لیا ہے، ہم یہ فیصلہ کیوں ابھی تک نہیں لے پا رہے؟ ہمیں مشاورت کی ایک تو ضرورت کیا ہے، اور اگر وہ برگزیدہ مقامات کے بارے میں جب وہاں پہ طے ہو گیا کہ وہاں پہ نہیں مجمع ہوگا، تو یہاں پر پھر ہم لوگوں کو سمجھا کیوں نہیں پا رہے کہ ہم بھی وہی فالو کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ کو بتاؤں، پہلے تو ہم نے اس کو صوبائی حکومتوں کا، بالخصوص سندھ حکومت کا بڑا بار بار انسسٹ کر رہی تھی کہ مساجد کو محدود کر دیا جائے، امام اور خطیب اور مؤذن 3-4 لوگوں کے اوپر جو ہوتا، وہ نہیں ہو سکا۔ پہلے جمعہ تو کسی حد تک ہو گیا، لیکن جو دوسرا جمعہ تھا اس پہ لوگ آئے، مساجد کے باہر کھڑے ہو گئے،
انہوں نے مزاحمت شروع کر دی، انہوں نے بہت ہی اسرار شروع کر دیا، اگر امام نہیں ہے تو ہم باہر پڑھتے، ائمہ کو بھی بڑا برا بلا کہا گیا۔ تو اس میں صرف ائمہ کا یا علماء کا نہیں، عوام کی طرف سے بھی جو رد عمل سامنے آیا، اور کراچی کے ایک خاتون ایس ایچ او کے ساتھ جو بحث و تکرار شروع ہو گئی، اسی طرح تمام مساجد میں واقعات شروع ہو گئے تھے، اور ہمیں یہ احساس بھی سامنے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور سیکورٹی فورسز اور پولیس، رینجرز، ایف سی، جن کے بہت بڑے ہیوج چیلنجز ہے اس کرونا وائرس کے حوالے سے، اب وہ جا کے مساجد کو کنٹرول کریں گے اور لوگوں کو نماز سے روکیں گے، اور یہ کیا کیفیت ہوگی؟ لیکن قادری صاحب، ہم نے نادان بچے کو والدین سمجھاتے ہیں، یا نادان بچے کی بات سن کر والدین اپنے اصولوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یا اس کی بات مان لیتے ہیں؟ بار سمجھانے کے باوجود اگر نادان بچہ سمجھتا نہیں تو کبھی ایک حد تک اس کی ضد کے ساتھ بھی ماں باپ، ریاست ماں باپ ہوتی ہے، پھر تھوڑی سختی بھی کر لیتے ہیں۔ ادھر دیسی کلچر میں تو ہمارے کہ نادان بچوں کو تو ماں باپ وہ دو گنجائش اس میں ہے، سختی کی گنجائش اسی جو 20 نکاتی ہے اس میں ہے۔ اگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا، اور علماء کرام اور ائمہ نے ذمہ داری لی ہے کہ ہم اس کو انشاءاللہ تعالی اس پہ عمل درآمد کروائیں گے، اپنے مساجد کی جو کمیٹی ہے انتظامیہ، اس کے ذریعے سے ان کو کہا ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے ساتھ بھی رابطے میں رہیں، ان کے ساتھ بھی تعاون کرے، اور کوشش کرے کہ اس طرح کی صورتحال نہ ہو جو پھر علماء کا امیج، مساجد کا امیج، اس ملک کا امیج اس سے خراب ہوتا ہو، اس سے اجتناب کیا جائے۔ اس پہ کچھ ایسے نکات ہیں نا، جیسے کہ جب صف بندی ہو تو 2 نمازیوں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ ہو، اس طرح کی باتیں، یہ جو ہے نا امپلیمنٹ کرانا، اگر ہم یہ امپلیمنٹ نہیں کرا پائے کہ آپ نے اس وقت یہ مسجد بند ہے، اس کے اندر آپ نہیں جا سکتے، ریاست کا فیصلہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ آگے چھوٹی چھوٹی باتیں امپلیمنٹ اتنے چھوٹے لیول پر ہر مسجد کے اندر کرانا ممکن ہوگا؟ کہ ہمارے لوگ اتنے میچور ہیں، کہ ہمارے لوگ اتنے سمجھدار ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں جو بڑا ہمیں جن وجہ سے یہ ساری پرانی ایک پالیسی یا ایس او پیز کو ہم نے ریوائز کیا اور دوبارہ اس پہ ایک فیصلہ دے دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ایک تو کچھ شعبوں کے لیے ایک ریلیکسیشن مل گئی، اس وجہ سے علماء نے کہا کہ اگر اتنی جگہوں پہ آپ ریلیکسیشن دیتے تو مساجد کے لیے بھی کوئی ایک ریلیکسیشن دے دے، ایک یہ وجہ تھی۔ دوسری، پچھلے جمعہ میں یہ کل والا جمعہ نہیں، اس سے پہلے والا جمعہ پریزیڈنسی میں مجھے کہا گیا کہ آپ امامت کرے، اسپیکر، چیئرمین سینٹ، پریزیڈنٹ صاحب، 5 لوگ تھے، میں نے دیکھا تھا، اور سوشل ڈسٹینس 7 تھا۔ ہوا کیا، رات کو مجھے ہر طرف سے واٹس ایپ پہ جو فوٹوز نظر آئے، اس میں ہمارا وہ سوشل ڈسٹینس تھا، اور دوسری طرف سبزی منڈی، فروٹ منڈی، پرائم منسٹر صاحب 1 درجن وزیروں، مشیروں، گورنرز اور صوبائی وزراء اور وزراء کے درمیان اس طرح گتم گتا سارے کڑے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے اجتماعات، ان کے فوٹوز سارے لگائے تھے، اور نیچے یہ سوال تھا کہ کیا یہ سوشل ڈسٹنس صرف مسجد کے لیے ہے یا صرف نمازیوں کے لیے ہے؟ گرچہ اس کا جواب میں نے یہ دیا کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ مسجد جس طرح باہر جگہوں پہ سوشل ڈسٹنس کا خیال نہیں رکھا جاتا، مسجد میں بھی نہ رکھا جائے، میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا۔ میں کہوں گا کہ جس طرح یہاں پہ خیال رکھا گیا، باقی جگہوں پہ بھی خیال رکھنا ضروری تھا۔ ہم اگر یہ اس کو سوال کو ایسے ریفریز کروں کہ جو برگزیدہ مقامات ہیں، جو مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں، اس کے علاوہ عراق میں بھی مختلف مقامات پہ ہم دیکھیں، وہاں پر عوام زیادہ سمجھدار ہیں، کیونکہ وہاں ریاست نے کہا کہ ابھی ہم چند ریزنز کی وجہ سے آپ کو اجازت نہیں دے سکتے، تو وہاں ہم نے لوگوں میں تشویش ہوگی، لیکن اس کا اس طرح اظہار نہیں دیکھا جیسے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو لوگ سمجھدار ہیں، ریاست سخت ہے، یا مجھے یہ کیا سمجھائے؟ دیکھیں، یہ ہمارے ساؤتھ ایشیا کہیں یا سب کنٹیننٹ کہیں، یہاں پہ دین کے حوالے سے جو سوچ ہے، فکر ہے، کنسپٹ ہے، جذباتیت ہے، والہانہ پن ہے، تعلق ہے، یہ کچھ اور رنگ کا ہے، ان سے یکسر مختلف۔
عقل اور دلیل اس میں کم ہے اور جذبہ اور والہانہ پن اس میں زیادہ ہے. اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں, شاید بنگلہ دیش کا بھی ہے, انڈیا کا بھی ہے, افغانستان کا بھی ہے, اس پوری ریجن کا ہے. بہرحال ہمیں اپنے حالات کو دیکھ کر فیصلے کرنے ہیں, اس کو دیکھ کے اپنے حالات کو دیکھ کر اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے, اور ایسے فیصلے جو قابل عمل بھی ہو اور اس کا کچھ فائدہ بھی ہو جائے. صحیح, کیونکہ بہت سارے معاملات میں ہم سعودی عرب سے کافی رہنمائی حاصل کرتے ہیں, تو میرا خیال تھا کہ جب وہاں پر ایسے آج تو ان کے مفتی نے فتویٰ دیا ہے کہ تراویح بھی گھر پہ پڑھے, انہوں نے کہا کہ عید بھی گھر پہ پڑھی عید کی نماز بھی وہاں پڑھی جائے. اور مجھے تو یہ ہے کہ اب آگے جو رمضان شریف کا تو ایک عبادت کا پہلو ہے, اس کی جو فیسٹیوٹی کا پہلو ہے جس کو لوگ مناتے, سحری, افطار, پھر آخری عشرے میں عید کی تیاریاں, خریداریاں, چاند رات, فلانا فلانا, اللہ خیر کرے. اللہ خیر کرے جی, اللہ ہمیں اچھے عید دکھائیں. اچھا, آپ کیا کریں گے بذات آپ کی ذات کے طور پہ پوچھوں گی, رمضان میں نماز اور اعتکاف یا جو بھی تراویح, یہ تمام معاملات آپ مسجد جائیں گے, سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ کریں گے, یا آپ پریفر کریں گے کہ آپ گھر پہ اس دفعہ کریں؟ میں نے 2 دن پہلے فیصلہ کیا تھا, اور یہ پہلی دفعہ ہوگا میری عمر کی رمضان میں کہ میں انشاءاللہ اپنے گھر پہ اپنے بچوں کے ساتھ باجماعت سوشل ڈسٹنس اور تمام اس کے مد نظر رکھتے ہوئے تراویح پڑھوں گا گھر پہ, اور اگر ہو سکا تو حافظ قرآن کا بھی گھر پہ بندوبست کروں گا, ختم بھی کروں گا. اور الحمدللہ گزشتہ ایک 15-20 سال سے میں آخری عشرہ عمرہ میں اور ادھر مدینہ شریف میں ہوتا تھا, وہ بھی شاید اس دفعہ نہیں ہو سکے, لیکن حالات کو دیکھ کر اور اس نیت سے نہیں کہ مجھے کسی سے وائرس لگ جائے گا, اس نیت سے کہ میرے یا میرے بچوں کی وجہ سے کسی اور کی زندگی کو نقصان نہ پہنچے. ویری گڈ. ایک اور کویسچن جو بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے حج کے حوالے سے, اس دفعہ لوگوں کی کافی جو فہرستیں تھیں وہ مکمل ہو گئیں, وہ تیار تھے, انہوں نے ماشاءاللہ نیت باندھ لی تھی, اب کیا ہوگا, ابھی کیا سٹیٹس ہے؟ جو حج کی ہماری طرف سے بالکل ساری تیاریاں ہم نے کر دی ہے, سوائے اس کے کہ انہوں نے سعودی حکومت نے, سعودی وزیر حج عمرہ نے مجھے وربلی ٹیلی فون پہ پھر ان ریٹن انہوں نے بھیجا کہ جو آپ کے فائنل ایگریمنٹ ہے, مثلا اس رمضان کے مڈ رمضان تک ہمارے سارے ایگریمنٹ فائنل ہو جاتا ہے. اس میں ایئر لائن کے ساتھ ہوتا ہے, پی آئی اے, سعودی ایئر لائنز یا جو اور ایئر لائنز ہیں, اس میں ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے ساتھ ہوتا ہے, سعودیہ کے اندر جو ہماری بسز اور ٹرانسپورٹ کمپنی ہیں, بلڈنگ اور ہوٹلز کے ساتھ اور کیٹرنگ کمپنیوں کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ جب تک ہم آپ کو سگنل نہیں دیتے آپ ایسی کوئی ایگریمنٹ, حتمی ایگریمنٹ نہ کریں. اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کب تک, تو انہوں نے کہا کہ مڈ رمضان یا اینڈ آف رمضان تک ہم کوئی واضح اور حتمی فیصلہ کنگ سلمان خود ہی کرے گا, اور اس وقت تک آپ انتظار کریں. ہم انتظار میں ہیں, پر امید ہے, اللہ سے توقع ہے کہ انشاءاللہ اللہ کرے یہ بلا وبا رمضان کی بابرکت لمحات کی طفیل اللہ تعالیٰ کی طرف جب لوگ رجوع کریں گے تو شاید یہ مصیبت ٹل جائے, لیکن مشکوک لگتا ہے حج کا ہونا. اور ہم سب کی خواہش ہے کہ حج ضرور ہو, اللہ کرے اس سال, لیکن اگر آگے ہو گیا, نہیں ہو پایا اس سال, تو پھر جو موجودہ لسٹ ہے آپ کی یہی اگلے سال پہ رول اوور ہو جائے گی, یا پھر آپ لوگ یہ بھی کوئی پلان بنایا ہے یا سوچ رہے ہیں, جو پتہ چلے گا تو پھر ہم اس میں دونوں آپشنز ہیں کہ اگر یہ لوگ انہی کو کہا جائے کہ آپ اگلے سال کے لیے جو ہے آپ ہی نومینیٹڈ ہیں, یہی فہرست اگلے سال کے لیے. یہ بھی ہے کہ کیبنٹ یہ فیصلہ کرے گی, چونکہ پالیسی حج کی یہ کیبنٹ فیصلہ کرتی, ہم کیبنٹ کو لے جائیں گے اپنے پروپوزل کے ساتھ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پیر نور الحق قادری صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود تھے, ہمارے بہت سارے سوالات کے جواب دیے. واپس آئیں گے تو اس کے بعد ہم ذرا رخ کریں گے اور دیکھیں گے کہ سائنس کہاں تک پہنچی ہے کورونا کا علاج جو ہے وہ تلاش کرنے کے لیے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. وزیر اعظم پاکستان نے آج گفتگو کی میڈیا سے, اور وہاں پہ انہوں نے جو سٹیٹس دیے ہیں کرونا کے حوالے سے, اس میں انہوں نے ایک بات تو یہ کی کہ خوش آئند بات یہ ہے کہ ابھی تک اتنے کیسز بڑے نہیں جتنی ہماری توقع تھے, لیکن پھر انہوں نے ایک الارمنگ بات اس ٹائم ڈیوریشن کی ہے جو کہ 15 سے 25 مئی کے دوران کا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مزید پریشر آ سکتا ہے ہمارے سسٹم کے اوپر, ہیلتھ کیئر سسٹم کے اوپر. کیا کہا پرائم منسٹر صاحب نے, ذرا سنیے.
25 अप्रैल तक अंदाज़ा ये था कि 50,000 कोरोना के मरीज होंगे पाकिस्तान में। आज जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं 12 से 15,000 तक कोरोना के मरीज होंगे। हमें जो मुश्किल पड़ेगी मई के 15 से लेके मई के 20 या 25 तारीख तक, हम समझते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। जो प्रेशर 25 अप्रैल में पड़ना था वो अब चला गया आगे 15 और 20 मई तक। अगर हम ज्यादा एहतियात कर दें तो हो सकता है कि ये और आगे चला जाए। मेहमानों का अपना इस सेगमेंट में जो हमारे साथ होंगे तारुफ करा दूं। डॉक्टर अताउर रहमान साहब हैं, प्रोफेसर खुर्शीद नदीम साहब हैं, मेंबर इस्लामी नजरियाती काउंसिल। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप की इजाजत से मेरा ख्याल है डॉक्टर अताउर रहमान साहब आपसे आगाज करें। सर, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आज बात की है जिसमें उन्होंने 15 से 25 के दरमियान के जो वक्त दिया है कि दोबारा इस पर प्रेशर बढ़ सकता है, ये किन बेसिस पे ये इन्होंने प्रोजेक्शंस दी हैं? चूंकि आप लोगों को तो मालूम है अभी वो कहते हैं कि जितने केसेस होने चाहिए थे शुक्र है उतने हुए नहीं हैं, तो आगे जाके बढ़ रहे हैं, तो ये किन अवामिल की बेसिस पे वो कह रहे हैं कि बढ़ सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये असल में रोजाना जो डेटा है उसको मॉनिटर किया जा रहा है कि रोजाना कितने नए केसेस किस किस सूबे से किस किस इलाके से रिपोर्ट हो रहे हैं, कितनी अमवात हो रही हैं, और उसके बुनियाद के ऊपर एक्सट्रापोलेट किया जा रहा है कि अगर ये रफ्तार रही तो आगे 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद क्या सिचुएशन होगी। तो इस बुनियाद के ऊपर ये सारा किया जा रहा है इस वक्त। और मेरे ख्याल से ये डेटा जो है ये खासा रीजनेबल है। हालांकि कुछ इसमें एक मसला ये है कि हमारे पास टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं, 6-7 हज़ार टेस्ट हो रहे हैं जबकि 20,000 की कैपेसिटी है। लेकिन इसके बावजूद पंजाब में खास तौर पे अब उन्होंने एक रैंडम टेस्टिंग का जो अब शुरू कर रहे हैं मंडे से, ये बहुत अच्छा कदम है और मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को मुबारकबाद भी देना चाहूंगा। उससे आपको सही पता चलेगा जब आप रैंडम टेस्टिंग करेंगे, सिर्फ उनकी टेस्टिंग नहीं करेंगे जो आपके पास आ रहे हैं बीमारी की सूरत में और जिन पे आपके पास शुबा है, बल्कि मुख्तलिफ ग्रुप से रैंडम टेस्टिंग करेंगे तो फिर आपको यही अंदाजा होगा कि कितने लोग वाकई इसमें मुब्तला हैं, कितने फीसद पाकिस्तानी मुख्तलिफ ग्रुप्स के मुब्तला हैं। तो ये फिर से शुरू हो रही है। यही चीज मैं आपसे 2-3 हफ्ते से आपके प्रोग्राम में भी मैं कह रहा था कि मैं रैंडम टेस्टिंग बहुत अहम है। तो दिस आई थिंक इज वेरी गुड दैट इट्स हैपनिंग नाउ। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर साहब 2 थ्योरीज हैं इसके बारे में कि ये इस बीमारी से हमारी जान 2 सूरत हाल में छूट सकते हैं। या तो कोई वैक्सीन बन जाए जिसका भी आप हमें बताएंगे कि क्या कोई मुस्तकबिल करीब में अंदेशा है। मेरा ख्याल है नहीं है, जो मैंने जहाँ तक पढ़ा है, शायद मैं गलत हूँ। दूसरा ये कि पूरा ही जो मुआशरा है या वो सोसाइटी है वो एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर ले, यानी कि उसमें से बहुत सारे लोगों को हो जाए और वो उसमें एक नेचुरल इम्यूनिटी खुद अपने तौर पे उसको डेवलप कर ले। क्या यही बात सही है या कोई और तरीका भी है? कहीं हम करीब हैं किसी ना किसी तरीके से इससे जान छुड़ाने के? आप बताइए। नहीं, आपने सही फरमाया है। इसके अंदर जो वैक्सीन को तो आप भूल जाइए, 1-1.5 साल तक वैक्सीन तो नहीं आती, और क्योंकि उसका एक खास मुख्तलिफ मरहलों से गुजरना पड़ता है। वैक्सीन डेवलपमेंट, एनिमल ट्रायल्स होते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, FDA अप्रूवल होता है वगैरह। तो वो तो इस पूरा तूफान जो है ये गुजर जाएगा। हाँ, अगले साल खुदा खास्ता ये दोबारा रिकर होता है तो उसके लिए वैक्सीन मौजूद होगी, लेकिन उसमें भी क्वेश्चन मार्क है कि क्या वो वैक्सीन काम करेगी या नहीं, क्योंकि ये शक्ल बदल रहा है। तो क्या आज की जिस शक्ल में है 6 महीने बाद और साल भर बाद हो सकता है उस शक्ल में ना हो, म्यूटेशंस हो रही हैं। और ये साबित हुआ है कराची यूनिवर्सिटी में, मेरे इदारे में, कि इसके अंदर म्यूटेशंस हो चुकी हैं। लेकिन जो दूसरा है हर्ड इम्यूनिटी, तो खैर एक हद तक हो सकती है, लेकिन जो ज्यादा उम्मीद की किरण नजर आती है वो ये कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स एग्जिस्टिंग ड्रग्स पे हो रहे हैं पाकिस्तान से बाहर भी और पाकिस्तान के अंदर भी, उसके अंदर बहुत अच्छी रिजल्ट्स आ रही हैं। एक फ्रांस का ट्रायल हुआ है, अभी हाल में मुकम्मल हुआ है, 1063 पेशेंट्स के ऊपर ट्रायल हुआ है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन था, एजिथ्रोमाइसिन था और कुछ एंटीवायरल ड्रग्स थे उसके साथ, वो बहुत पॉजिटिव रहा और 93% पेशेंट्स रिकवर हो गए। पाकिस्तान में भी हमारा जो टास्क फोर्स है कोरोना वायरस का, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, उसके तहत एक क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है लाहौर में, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में। वो भी इन्हीं ड्रग्स पे हो रहा है, जिसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन और एक और है एंटीवायरल ड्रग ऑस्टेलमाविर, उसके ऊपर हो रहा है, और दूसरे एंटीवायरल ड्रग्स भी ट्राई किए जाएंगे। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है कि इंशाल्लाह अगले 2 हफ्ते के अंदर
3 हफ्ते के अंदर ऐसे ड्रग्स आ जाएंगे जो मौजूद हैं पाकिस्तान में, जो इस्तेमाल हो रहे हैं दूसरी अद्वियात में और जो इसको टैकल करने के लिए इस्तेमाल हो सकेंगे। अभी तक जो डेटा है वो बहुत ही हौसला अफजा इस लिहाज से है कि आप अमवात की शरह आप देख रही हैं कि कम है, और दूसरे आप ये देख रहे हैं कि जो वेंटिलेटर्स हैं आपके पास जी बिल्कुल कम इस्तेमाल हो रहे हैं अभी तक, तो इससे सीरियस कंडीशन नहीं हुई तो उससे सपोर्ट मिलती है। एब्सोल्युटली। एक और बात डॉक्टर साहब, ये जो सेकंड वेव की बात हो रही है, मैं देखा जैसे कोरिया है, साउथ कोरिया, हमने बड़े उसको कोट किया कि उन्होंने कितनी कामयाबी से इस पे काबू पा लिया। सिंगापुर में मैं देख रही हूँ, वहां से खबरें आ रही हैं। चीन के अंदर भी कुछ अभी पता नहीं, क्योंकि उनकी इंफॉर्मेशन एक बड़ी कंट्रोल है, उनके फिगर्स के ऊपर भी लोग क्वेश्चन करते हैं। तो ये जो सेकंड वेव है, ये तो लग रहा है जैसे खुदा ना खास्ता पहली वेव को पछाड़ेंगे तो फिर एक और लहर इंतजार कर रही है और उसके बाद मालूम नहीं कि क्या होगा। ये बहुत मुमकिन है। अब आप देखिए इन्फ्लुएंजा का वायरस देख लीजिए कि क्या वजह है कि उसके लिए कोई वैक्सीन, आप हर साल नई नई वैक्सीन डेवलप करते हैं और फिर भी एक हद तक वो इफेक्टिव होती है और फिर दूसरी वैक्सीन डेवलप करनी पड़ती है, क्योंकि ये शेप चेंज करते रहते हैं, अपनी साख बदलते रहते हैं, वैक्सीन नाकारा होती रहती हैं। तो हो सकता है कि ये लॉन्ग टर्म में ये कोविड-19 रहे, अपनी शक्ल बदलता रहे और जैसे फ्लू है, लेकिन उसके खिलाफ वैक्सीन डेवलप हो जाएं, उसको कंट्रोल कर सकें काफी हद तक हम। तो ये मुमकिनात में से है, लेकिन ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वेव जो है बिल्कुल हो सकती है। और इसके लिए सबसे पहले तो हमें पहली जंग जीतनी है। और जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग यही सबसे अहम इस वक्त जवाब है इस जंग में हमें जीतने का, और इसमें हम सबको कोऑपरेट करना पड़ेगा, चाहे वो मुख्तलिफ सियासी पार्टी। एब्सोल्युटली सर, चाहे खुशी से करें या कुछ दिन ना करें, हमारी मजबूरी इस वक्त यही। हमारे साथ ही रही प्रोफेसर खुर्शीद नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी ख्वाहिश थी कि हम स्काइप पे ज्वाइन करते। बहरहाल मेंबर इस्लामी नजरियाती काउंसिल, बहुत शुक्रिया खुर्शीद नदीम साहब। आपसे मैंने सवाल करना था सर, स्पेसिफिकली ये जो आज 20 निकाती एलामिया सामने आया है, जिसमें ये तय हुआ है कि एक चंद शराइत के तहत, जिनकी कोई बहुत ही स्पेसिफिक शराइत हैं, ये जो मसाजिद हैं इसमें नमाज हो पाएगी और रमज़ान के दरमियान। सर पहले तो मैं इस पे आपका व्यू इसलिए जानना चाहूंगी कि जब हम देखते हैं कि भी दुनिया भर में जो बड़े मकामात है इबादत के, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, वहाँ पे बड़ी कॉशियस हैं गवर्नमेंट्स। हमने फिर भी अपने हालात को देखते हुए फैसला करना है, लेकिन ये फैसला आपको कैसा लग रहा है जो उस वक्त आज हुआ है? सादा तरीन अल्फाज में मैं तो इसे मायूस कुन कहूँगा। जो सूरत हाल इस वक्त डॉक्टर साहब अभी बता रहे हैं आपको, ज़ाहिर है ये फन के लोग हैं, जानते हैं सारा। सोशल डिस्टेंसिंग जबर के साथ ही होगी, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है लॉकडाउन करने का। मसाजिद को बंद करने की बात नहीं हो रही। मसाजिद में आप मौज़न होता है, इमाम साहब होते हैं, वहाँ एक खादिम होता है, तो मस्जिद में अजान भी होती है, बाजमात नमाज भी आप अदा कर सकते हैं। उसके बाद अवाम के लिए तो उसको बंद होना चाहिए। इसकी बुनियादी वजह ये है कि ये जितना 20 नकाती एलामिया जारी किया गया है, ये सारे वो चीजें जिनका ताल्लुक समाजी आदाब से है। लोग ये कर लें, लोग वो कर लें, लोग ये ना करें। अब आप बताइए कि अगर कोई समाजी आदाब का आपको मालूम ही है कि हमारे यहाँ शौरी सतह क्या है समाज जी, क्या लोग इसका एहतमाम कर पाएंगे, और जब नहीं कर पाएंगे तो आप उनको कैसे रोकेंगे? फिर उसमें ये बात भी बड़ी मुबहम है कि 50 साल से कम उम्र के लोग ना जाएं और फला ना जाएं। आज ही रिपोर्ट भी आपको बताती है कि 21 साल से 60 साल की उम्र के लोग इसका ज्यादा शिकार हो रहे हैं जी। तो ये पुरानी बात हो गई कि ये बड़ी उम्र के लोगों को होगा और छोटी उम्र के लोगों को नहीं होगा, ये सबको होता है। लेकिन ये बात डॉक्टर से बता दी कि इलामतें भी जरूरी नहीं है। आप पर सामने कोई इलामत नहीं है तब भी आप हो सकते हैं, एक मरीज हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि एक नफली इबादत थी, ऐसे भी ज़ाहिर तहज्जुद पढ़ना चाहिए लोगों को रमजान के दिनों में, उसकी तरजीह देनी चाहिए थी। लेकिन उसको जो खोल रखा गया और जिस तरह की ये आसानियां पैदा की गई, मुझे खतरा है। और हाकिम बदहान अगर इसमें एहतियात ना बरती गई तो बहुत खतरनाक सूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब एक और बात भी करते हैं खुर्शीद नदीम साहब, प्रोफेसर साहब, वो ये है कि जब हम कारोबार और दीगर चीज़ों को रिलैक्सेशन दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं जी कि आप इन शराइत के साथ, इन SOPs के साथ अपना काम जारी रखिए, तो अगर खुद उलमाए कराम अपने SOPs बना रहे हैं, उन पे अमल करने की पता नहीं वो मुकम्मल तौर पे करा पाएंगे या नहीं, लेकिन एटलीस्ट वो अश्योरेंसेस दे रहे हैं, तो बाकियों में और इसमें फिर फर्क क्या है? अगर उनकी बात मान रहे हैं बाकियों की, तो फिर इनकी बात भी मानी जानी चाहिए ना? नहीं, दो अलग चीजें। अगर तो मस्जिद कोई कारोबार है, मस्जिद कोई दुकान है और आप चाहते हैं कि बाकी सबको हक दे दिया कि उनकी दुकानें खुली हैं तो हमारी दुकान क्यों ना खुले, तो फिर तो जवाब दिया जा सकता है। ये मुझे बड़ी मज़ा खेज की दलील है कि देखिए शहर में 6 जगह मक्तल आबाद है, लिहाजा 7वां मक्तल हमें भी आबाद करने दें। कोई दलील नहीं है। दलील तो मजहब की तो इखलाक और अक्ल की बुनियाद पे होनी चाहिए।
सोशल डिस्टेंसिंग बाकी लोग नहीं कर रहे तो क्या इसको जवाब बना के आप मसाजिद को भी खोलेंगे? ये बात मेरे नजदीक तो कभी काबिल कबूल नहीं हो सकी। दूसरा ये है कि वो जो कारोबार खोले जा रहे हैं वो भी बहुत नागुज़ीर नौइयत की चीजों की तरफ कहा जा रहा है, इसलिए कि उसको मईशत को चलना है। लेकिन इसके बावजूद मुझे तो उससे भी इत्तेफाक नहीं है। मेरे नजदीक लॉकडाउन के अलावा कोई हल नहीं है जब तक कि सिचुएशन पूरी तरह हमारे कंट्रोल में नहीं आ जाती। इसलिए मैं तो नहीं समझता कि ये दलील यहाँ इसलिए काबिल कबूल होगी क्योंकि 4 जगह और खुला हुआ है तो यहाँ हमें भी खोलने दे। ये अल्लाह का घर है, ये कोई दुकान थोड़ी है कि हमें भी जवाबन कारोबार प्रोफेसर साहब, यहाँ पर मैंने बड़ी तफसील से बात की और मैंने उनकी खदशात और जो सिफारिशात थी मैंने वो जानने की कोशिश की। लोग हमारे यहाँ पर जज्बाती ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू बाकी ममालिक भी। आई एम श्योर मुसलमान वहाँ पे बसते हैं, शायद मुसलमान जहाँ भी वो पाबंदी करते हैं जब रियासत उनसे इस बात का मुतालबा करती है। हमारे यहाँ लोग पाबंदी कर नहीं रहे हैं। ये जज्बातियत का फैक्टर यहाँ क्यों है ज्यादा? यहाँ पे क्यों लोगों को लगता है खतरे में है उनका ईमान? हाँ, ये बड़ी अहम बात है। देखिए हमारे यहाँ मसला ये है कि दुनिया भर में रियासतें अपने तौर पे फैसला करती और फिर बाकी लोगों से कहती है कि उस पर एतबार करें और उस पर उसकी तनफीज में हमारा साथ दें। सऊदी अरब में बैतुल्लाह बंद हो गया, मस्जिद नबवी बंद हो गई, सारे तुर्की में हर जगह यही हुआ। उन्होंने ये नहीं किया कि पहले उलमा को बुलाया हो, फिर उनसे मशवरा किया हो, फिर कहा हो अगर आपकी तबे नाजत पे गरा न गुजरे तो फिर हम मस्जिदों के बारे में ये इकदाम करते हैं। ये कहीं नहीं हुआ। यहाँ आप देखिए सदर मुल्कत कभी अल-अज़हर से फतवा ला रहे हैं, कभी उलमा से मिल रहे हैं, कभी किसी और से मिल रहे हैं और फिर उनकी मदद के बाद आप मसले को हल करना चाह रहे हैं। रियासत का काम है लोगों की जानो माल का हिफाजत। रियासत को एक फैसला करना चाहिए था कि मसाजिद जो है वो खुली रहेंगी, लेकिन इस तरह से उसमें अजान भी हो रही है, मस्जिद का खादिम है, इमाम साहब हैं, वह नमाज भी हो रही है, फर्ज नमाज है। लेकिन ये जो तरावी की नमाज है तो वैसे ही नफर नमाज है, तो आप लोग घरों में इसको पढ़िए और इंशाल्लाह जब हालात दोबारा होंगे तो अवाम आए। फिर दूसरी चीज आप ये देखिए कि उलमा खुद ये बात कह रहे हैं लोगों को रोकना हमारा काम नहीं है, ये हुकूमत का काम है। तो हम तो कोई मकसद में आएगा तो हम तो नहीं रोकेंगे, हमारे पास कोई कुव्वत नाफिजा नहीं है। ये बात उनकी दुरुस्त है, ये हुकूमत का काम है। तो हुकूमत ने जितने आज 20 नकात जारी किए ये सोशल नोयत की हदायत हैं। अगर आप उसकी अमल नहीं करते और हमें मालूम है कि लोग अमल नहीं करते, उसके बाद खुदा खासा तो सूरत हाल अगर खराब होती है तो आप उसको कैसे रोकेंगे? तबलीगी जमात का इज्तिमा के नताज आपने देख लिए, सादा लोही में उसके कितने नुकसान हुए, वो एक आलमी मसला बन गया तबलीगी जमात की। मलेशिया से लेके फलस्तीन से लेके इंडिया से लेके पाकिस्तान तक लोग ये कह रहे हैं और आपको मालूम है कि इंडिया में तो उसके खिलाफ कत्ल के मुकदमात तक दर्ज होने लगे हैं। तो इस मौके पे मजहब को मजाक नहीं बनवाना चाहिए था। अहले इल्म को, अहले मजहब को चाहिए था कि वो मजहब के बारे में इस तासुर को न पैदा होने दें कि हम भी गोया उसी तरह की चीज कर रहे हैं जैसे लोग कर रहे हैं। ठीक है खुबाई, साथ ही रहिए। प्रोफेसर साहब, मुझे बस आखिरी सवाल डॉक्टर ताउर रहमान साहब आपसे पूछूंगी, फिर हम इस बहस को समेटेंगे। सर, अभी जो वक्त है वो ये है कि 5वां-6ठा हफ्ता है, लोगों की अब थोड़ी सी बर्दाश्त खत्म भी हो रही है। अब ये क्रिटिकल पॉइंट ऐसा है कि जहां पे आज वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि अगर एहतियात ना की तो इट कैन गो आइदर वे। लेकिन लोगों ने अपना कारोबार भी करना है, काम भी करना है, नहीं खाएंगे तो मुश्किल है, अगर जाते हैं बाहर तो मुश्किल है। दरअसल इसमें 4 सुतून हैं इस जंग के अंदर जिनको हमें चारों को मजबूत करना है। सबसे पहले टेस्टिंग और हाई क्वालिटी टेस्टिंग और सफिशिएंट नंबर्स के अंदर। दूसरा जो है आइसोलेशन, कि जहां जहां टेस्टिंग कर ली उन लोगों को क्वारंटाइन करें जो वाकई बीमार हैं और जिनको साबित हो गया है। तीसरा ट्रेसिंग, उस पर हम बिल्कुल बहुत कम काम कर रहे हैं कि उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं यूरोप में और जर्मनी में, इंग्लैंड में 3-3 लाख 2-2 लाख लोगों को एम्प्लॉय किया जा रहा है ताकि वो ट्रेस कर सकें कि इनके कॉन्टैक्ट्स कहाँ कहाँ हैं और उनको भी देख सकें और टेस्ट कर सकें। ये तीसरा है टेस्टिंग। और चौथा जो है वो है स्मार्ट लॉकडाउन, के जो इलाके ऐसे हैं जहां पे ज्यादा केसेस हैं, हॉटस्पॉट्स हैं, उनको खास तौर पे लॉकडाउन किया जाए। तो ये चारों को लेके हमें साथ चलना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह समड अप वेरी वेल डॉक्टर ताउर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर खुर्शीद नदीम साहब, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक पर जाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे तो बर्तानिया कमिश्नर बराए पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद होंगे। आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। और बर्तानिया ने ये फैसला किया है कि जो पाकिस्तान में बरतानवी शहरी रहते हैं उनको वापस चंद चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए वापस अपने मुल्क में पहुंचाया जाए। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है बरतानवी हाई कमिश्नर बराए पाकिस्तान क्रिस्टियन टर्नर, उनसे हमने बातचीत की। थैंक यू वेरी मच क्रिस्टियन फॉर joining us. First of all, I would just want to know that I reckon you're
you're going to start an operation where Pakistanis and British nationals living here in Pakistan, they will be, carried back home. So could you just let us know about it? How many chartered flights are you arranging at the moment? So the first thing is that we have already seen 23 flights go back to the UK based with PIA. That was since the 4th of April, so we think that's about 7,500 people who travelled. But now we are looking to deliver 10 charter flights, UK charter flights, from both Lahore and Islamabad to both London, Heathrow and to Manchester. So they will start flying next Tuesday and run from Tuesday on 10 flights next week. So could you give me a number? How many British nationals do you plan to, shift back right now at this moment? Yeah, Maria, it's a really good question. It's quite difficult. The total number of Brits in Pakistan, we think, is up to about 100,000. You know that the close links between our two countries is one of our great assets, and because of the size and the scale of those numbers, we don't ask all of those people to register. Our estimate of the number of what we would call short-term travellers, so that would be people who live, who are residents in the UK but have travelled out to Pakistan, we think that's probably about 21,000 people. Remember that in normal times we have about 25 direct flights a week from Pakistan to the UK, so that's about 7,500 people a week. Gives you a size of the scale that we potentially need if we are going to see all those who want to be able to return back home. So I was watching your video and you said people can register themselves, those who want to go back to UK. How many people have approached you? How many people have registered themselves so far? So we're still totting up the numbers for the registering for the 10 flights, and I think they're filling up very fast. I'm pleased that PIA are still flying some flights, so we're saying to people, if you have tickets with PIA, then it's absolutely fine to choose to carry on going with them. For our flights, we will run a wait list. So if our flights become full, and if you do the maths, it's about 3,000 on 10 flights. So if that becomes full, we'll run a wait list, and we might look at further flights next week after this first batch of 10 this week. What about the cost of the tickets? Because there's a trend right now that people have to pay very high fare. So will these be very expensive tickets? I mean, this is difficult because many of these airlines are not running as charities. They're businesses, and they have to make money, particularly for these so-called ferry flights, because they're flying, if you like, one of their legs empty to then pick up the passengers and take them on. For our charters, the cost is going to be £527 a ticket, which we think is quite. It's still a lot of money, but it's not out of line with what you would expect for a ticket at this time of year from Pakistan to the UK. And for people who want, British nationals who want to get on those flights, if they need emergency financial assistance and they genuinely can't afford to pay, they are able to come to the British government to ask for an emergency loan, which we're able to provide. So is there a priority list? Because some people, according to your own video that I was watching, you said that some people will have to wait. They will be waitlisted. So what is the checklist? So we are trying to run this on a first come first served basis, and we want to meet the demand. But inevitably, our priority in supporting Brits is to try and help the most vulnerable. So we're particularly focused on the elderly, people who are vulnerable, and those with acute medical conditions who are saying they are struggling to have access to medicines and healthcare. So those we'll try and help, and we'll try and prioritize to get on the flights in the first instance. In wake of the current pandemic, COVID-19, how closely UK and Pakistan are working right now to bring two countries together and also to combat it together? Yeah, so we're working very closely together, as befits our close and deep relationship.
And you've seen that I think that close partners should stand together at these difficult times. As I like to say in Urdu, mushkila waqt min dost hai, hamara saath dete hai. And there are two broad areas that we're working on. One is the immediate healthcare response. So there is some immediate needs on helping with surveillance, the superb work that the Emergency Operations Center is doing, moving the polio response to look at tracking COVID. There is a need for hygiene methods, for help with health care, frontline workers. All of that is a new tranche of assistance that I've announced today, worth nearly £3 million. Second is a broader response to help mitigate the consequences of COVID, and that's particularly focused on the economy, both the needs of the poorest through the Asar scheme, the economic debt relief call, which Prime Minister Imran Khan has made, and more broadly to ensure that Pakistan can cope with the consequences of the virus, of the disease, as well as its immediate impact. And to help that, DFID, our development body, will be reprogramming its entire assistance program to Pakistan to make sure it is helping Pakistan to respond to this crisis. In effect, everything we did before needs to change, and we need to be focused on these new challenges. Thank you very much, Mr. Turner. बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, थैंक यू। शुक्रिया, खुदा हाफिज। हमारे साथ मौजूद थे बरतानवी हाई कमिश्नर बराए पाकिस्तान क्रिस्टियन टर्नर। बता रहे थे कि किस तरह से ये ऑपरेशन 10 फ्लाइट्स पर मुश्तमिल होगा, जिसमें बरतानवी शहरी वापस अपने मुल्क लौट जाएंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।